मंदी की आहट गहराने के साथ ही छटनी की मार भी तेज हो गई है। दिग्गज कंपनियां बड़ी तादाद में अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है। वो नाम कौन सा है, कितने कर्मचारी निकाले गए हैं और इसके संकेत क्या है, इस पर हम आज स्वदेश आर में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। सबसे लेटेस्ट फैसला जो हम बात कर रहे हैं, ये छटनी की जो बातें हैं उसमें सबसे बड़ा फैसला जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर से आई है। जी हां, कंपनी ने अपने 2.5% वर्कफोर्स को निकालने का फैसला किया है। इससे करीब 19,000, जी हाँ, ये जो 2.5% कर्मचारी है, 2.5% जो वर्कफोर्स है इस पूरी कंपनी में, ये जब आंकड़ा आता है तो ये हो जाता है 19,000 कर्मचारियों का। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। 19,000 कर्मचारियों की नौकरी एक्सेंचर में जाएगी। कंपनी के फैसले ने आईटी सेक्टर पर संकट की जो आशंका जताई जा रही थी उसको एक तरह का बल दे दिया है, उसे और मजबूत कर दिया है। अब इसमें किस तरह के लोग होंगे, बड़ा जो दायरा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट और प्रति घंटे पर रखी वर्कफोर्स जो होती है, जो नॉन बेलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस के एम्प्लॉय होते हैं उनको कहा जाता है, वो इसमें ज्यादा उनकी नौकरियां जाएंगी। इस पूल के जो हम बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले पूल के 50% कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा, यानी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब बहुत सारी चीजें हैं, बिगड़ता ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है, बैंकिंग संकट है, स्टार्टअप्स पर जिस तरह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और रीस्ट्रक्चरिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक रीबैलेंसिंग के दौर से भी कंपनियां गुजर रही हैं, भविष्य को भी देख रही हैं और एक्सेंचर ने तो अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है वो भी घटाया है। कंपनी ने आगे की आय का अपना जो अनुमान है उसे घटाया है। क्या इस वजह से ये फैसला लिया गया है, एक ब्रॉडर पिक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी वर्कफोर्स को कम करती है इस पैमाने पर तो उसके मायने गहरे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा साहब हैं, आप हैं सीईओ और डायरेक्टर CIAEL HR से। आदित्य सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ शांतनु रूज हैं जो कि सीईओ हैं टीम लीज एडटेक से। शांतनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शांतनु जी, मैं आपके पास आऊंगा और चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन जरा हम इस फैसले को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेंचर के नतीजे और छटनी के फैसले पर ज्यादा ब्यौरा जो है वो हमारी सहयोगी अनीशा जैन इस पर रोशनी डाल रहे हैं कि आखिर कितनी छटनी हुई है, क्या फैसला लिया गया है। एक्सेंचर के सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स आ चुकी है। तो कंपनी के नंबर्स इतने खराब नहीं है जितने स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि Q2 में जो ग्रोथ आई है वो 5% आई है वर्सेस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो कि 4% के अराउंड था। हाँ, Q2 का मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा वीक रहा है बिकॉज नंबर आया है 12.7 के करीब, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 13.7 जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था। सो अ बिट ऑफ अ मिस ऑन द मार्जिन फ्रंट। बट अगर आप पूरे साल का पिक्चर देखेंगे तो वो काफी ठीक है, बिकॉज गाइडेंस कट हुआ है। पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 से 11% ग्रोथ, वो अभी 8 से 10 हो गया है। बट स्ट्रीट ही मान के चल रहा था कि अपर एंड ऑफ द गाइडेंस रेंज नीचे आएगा। और मार्जिन का गाइडेंस थोड़ा ज्यादा कट हुआ है बिकॉज अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14.1 से 14.3 तक मार्जिन रहेगा वर्सेस 15.3 से 15.5% जो कि पहले का एक्सपेक्टेशन था और गाइडेंस था मार्जिन को लेके। हालांकि देखा जाए तो इस बार सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर्स का ये है कि बुकिंग्स बहुत स्ट्रांग रहा है। तो रिकॉर्ड बुकिंग्स आया है $22 बिलियन पे, एंड बुक टू बिल रेशियो भी काफी इंप्रूव हो गया है 1.4x। एंड मैनेजमेंट का कमेंट्री भी गोइंग फॉरवर्ड यही कहता है कि पाइपलाइन स्ट्रांग है। BFSI का उन्होंने ये बोला है कि जो स्मॉलर रीजनल बैंक्स हैं वहां पे उनका इतना एक्सपोजर नहीं है और लार्जर बैंक्स में ऐसा कोई स्लो डाउन देखने को नहीं मिला है।
सेपरेटली अगर हेडकाउंट की बात करें तो हाँ, 19,000 जॉब कट्स आया है, जो कि सबसे बड़ा हेडलाइन आ रहा है इस नंबर को लेके। बट इसको भी थोड़ा मिक्स तरीके से देखा जा रहा है, बिकॉज़ ये जो 19,000 का नंबर है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ जॉब कट आएगा, बस बट ये 2.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स है, तो वो थोड़ा शॉकिंग है। बट मैनेजमेंट ने वहाँ भी बोला है कि नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शन में कट होगा, जो कि उसका ये मतलब है कि ग्रोथ का चैलेंज नहीं रहेगा। ये कंपनी सिर्फ इसलिए जॉब कट कर रही है, जिससे अपना कॉस्ट को बचा सके और ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस बचा सके। ऐसा ही रीड थ्रू आ रहा है। एंड कंपनी कह रही है कि Q4 से लेकर वो वापस से हेडकाउंट एडिशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक यूनिट्स में। तो ओवरऑल थोड़ा मिक्स कमेंट्री आ रहा है एक्सेंचर से, बट इतना भी खराब नहीं है जितना स्ट्रीट फेयर कर रही थी। हमारी सहयोगी अनीशा जैन बता रही थी कि ये जो तस्वीर है, ये तो बात तय है कि इस वक्त ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। 19,000 एम्प्लॉयज़ का जाना कोई सामान्य घटना तो है नहीं, लेकिन इसमें जो कंपनी की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये नॉन बेलेबल जो वर्कफोर्स है वो है। अब नॉन बेलेबल वर्कफोर्स क्या होता है? वो वर्कफोर्स जो या तो कंपनी के साथ किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हों, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काम कर रहे हो, यानी उनके पेरोल पे नहीं है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम कंपनियां कराती है जिनका भुगतान वो प्रति घंटे के हिसाब से करती है ना, घंटों के हिसाब से करती है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत मायने रखता है। और हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शांतनु सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कंपनी भले अपने तर्क दे, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम आंकड़ों को देखें तो चाहे मेटा हो, चाहे गूगल हो, अमेजॉन हो, और भी कई कंपनियां, विप्रो का भी नाम शामिल आया, आईटी सेक्टर को लेकर लगातार बहुत सारी बहस चल रही है। फिर भी बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं एक्सेंचर के केस को देखूं, तो आप किस तरह से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? कंपनी के अपने तर्क जरूर हैं। इसको हमें लगता है ये आईटी इंडस्ट्री अपने आप को रीबैलेंस कर रही है इस समय। अगर एक्सेंचर की बात करें, उन्होंने कहा कि जो 19,000 लोगों की छटनी हो रही है, उसमें से आधे लोग वो हैं जो कि बैक एंड का काम करते हैं, जो बिलेबल रिसोर्सेस नहीं है, जो सपोर्ट फंक्शंस वगैरह में है। तो उससे उनका ग्रोथ पे कोई असर नहीं होगा, कॉस्ट्स कम हो जाएंगे। इसकी ये बॉटम लाइन के लिए अच्छा है। ये एक रीऑर्गेनाइज करने का तरीका है। दूसरी तरफ से आप उनकी अगर दूसरे अनाउंसमेंट्स के देखें तो उनके ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग लग रही हैं, उनके आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है, पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। उससे समझ में आता है कि ग्रोथ काफी आने वाला है। जो हमारी अभी हाल ही में टीम लीज ने अपना रिपोर्ट भी पब्लिश किया, जिसमें कह रहे थे कि आईटी इंडस्ट्री और डिजिटल का जो आउटलुक है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा रीजन जो हमें लग रहा है जिसके कारण ये छटनियां हो रही हैं फॉर बिलेबल रिसोर्स ऑल्सो, जो आधे लोग उसमें हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें एक स्किल की मिसफिट है। लोग जो कुछ एरियाज में आईटी इंडस्ट्री में काफी अच्छा डिमांड आ रहा है, एआई के कॉन्टेक्स्ट में, साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, डेटा साइंस में, इन चीजों में काफी डिमांड आ रहा है, जिसमें एम्प्लॉयर्स को लोग मिल नहीं रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे पोजीशन है जहां पर डिमांड कम होती जा रही है, जो कि लोअर एंड पोजीशन से, लोअर एंड कोडिंग जॉब्स हैं, जहां की जॉब्स आजकल धीरे धीरे ऑटोमेट होती जा रही हैं। तो उन जॉब्स में आजकल पोजीशंस कम हो रही हैं और आगे भी कम होती रहेंगी। आई थिंक डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, एआई, एमएल, इनका इम्पैक्ट आने वाला है। और अगर एम्प्लॉयज अपने आप को रीस्किल करे, अपस्किल करे, तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये एक बहुत बड़ा पहलू है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल आदित्य सर मेरा आपसे है। एक क्वेश्चन मार्क बड़ा बनता है, वो ये कि जब भी इस तरह की छंटनी होती है किसी भी बड़ी कंपनी में, तो उस पर भारत पर उसके इम्पैक्ट को भी हमें कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण करना होगा। तो फिलहाल भारतीय जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, वो किस स्थिति में हैं? और एक जो टैलेंट की डिमांड है, जैसा कि शांतनु सर भी कह रहे थे कि खास स्किल्स वाले टैलेंट की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इस लिहाज से हम देखें तो ये सेक्टर फिलहाल किस स्थिति में? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी ग्लोबल सिचुएशन के कारण से जो ग्लोबल कंपनीज हैं, वो लोगों को अभी कुछ
ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी हो गया, बीएफएसआई कंपनी हो गया, सब जगह में वही जो ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डिमांड जो थोड़ा कम हो रहा है, उसके वजह से थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना ही पड़ेगा। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स क्लोजली देख रहे हैं कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। जैसे आपने अभी प्रेजेंट किया रिपोर्ट की, उनका मार्जिन प्रोफाइल 15% से 14% हो गया, तो इसलिए उनको थोड़ा कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि देखिए, पिछले 2 साल में कंपनीज अपना फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए इतनी तेजी से हायरिंग कर लिए हैं। जैसे कि एक्सेंचर, उनका हेडकाउंट मोटा मोटी 40% बढ़ गया है। मतलब 5 लाख, 5.5 लाख से अभी 7.5 लाख पर उनका हेडकाउंट चला गया है। तो उतना रेवेन्यू, उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वो लोग हायरिंग कर लिए, लेकिन अभी उतना डिमांड नहीं आ रहा है, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा साइजिंग करना पड़ रहा है। ये है सेकंड रीजन। थर्ड, अभी आपका क्वेश्चन जो है कि इंडिया के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मेरे मानने में दो इम्पैक्ट है। एक तो है जो 19,000 अभी वो लोग रिडक्शन करने वाले हैं, उसमें कुछ रोल्स तो इंडिया के होंगे ही, तो कुछ इंडियन एम्प्लॉइज अफेक्टेड होंगे, तो उनको अभी एक नया करियर पाथ का अभी तलाश करना पड़ेगा। वो तो एक इम्पैक्ट है। तो एक्सेंचर का ओवरऑल हेडकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये 2-2.5% ही है, तो इतना ये बड़ा नंबर नहीं है। तो ऐसे कुछ क्राइसिस का सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल का जॉब लॉस हो रहा है उसके लिए तो ये मुश्किल है। ये एक फैक्टर है। और जो दूसरा फैक्टर है कि जो अभी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ग्लोबली चल रहा है, एक्सेंचर हो या कोई भी बैंक में हो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, आप देखिए उधर यूएस में कॉस्ट का एक एम्प्लॉय को वो लोग ले ऑफ करते हैं तो कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए वो जो कॉस्ट वहां पर सेविंग्स होगा, इंडिया में शायद कुछ जॉब्स ट्रांजिशन हो जाए इंडिया में शायद इन द लॉन्ग टर्म द headcount will increase. It will be a positive thing for India is what I think at this point in time. ठीक है, बहुत दुरुस्त बात आपने कही, लेकिन यही इसी सवाल के साथ मैं शांतनु सर आपके पास आना चाहूँगा। जब इस तरह की नौकरियां जाती हैं, हम ये मान सकते हैं कि रीबैलेंसिंग है, बाकी बहुत से फैक्टर्स हैं, रेवेन्यू, मार्जिन, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब 19,000 लोगों की नौकरियां जाएंगी तो इनको एडजस्टमेंट का दबाव भी उस पूरे सेक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम ये तो मान नहीं सकते कि इनमें से ज़्यादातर लोग तुरंत एडजस्ट हो जाएंगे, समय लगेगा। फिर ऐसे में इस सेक्टर पर इस तरह का प्रेशर जो है उसे किस तरह से देखेंगे आप? प्रशांत, मुझे लगता है कि ये प्रेशर तो रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी वर्ल्ड और ये डिजिटल वर्ल्ड, ये टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड बदल रही है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि हर एम्प्लॉय अपने आप को अपस्किल करे, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जिस तरह से हर एक इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रही है, जिस तरह से डिस्टरप्ट कर रही है, उसमें रेलेवेंट टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रेनिंग होना, आपका प्रोडक्टिविटी होना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपने अपने आप को स्किल नहीं किया उस चीजों में, तो आप धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो उसमें इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना डेफिनेटली कुछ हद तक सही है, बट इंडिविजुअल्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ऊपर आ जाती है। और हर एम्प्लॉय को इस समय टेक्नोलॉजी हो चाहे नॉन टेक्नोलॉजी हो, अपस्किल करना और रेलेवेंट टेक्नोलॉजी से का ज्ञान होना और उस पर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे लगता है इंडिविजुअल्स को अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें अपने आप को रेलेवेंट रखना पड़ेगा, जैसे कि जब भी इस तरह का कोई घटना हो जाए तो हमारे नाम उस लिस्ट में ना हो। तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स पर भी उतनी ही है जितनी इंडस्ट्री के ऊपर है। बहुत ये तो हम शुरू से मानते हैं कि एक रेलेवेंस अपना बनाए रखने के लिए आपको स्किल्स पर काम करना होगा।
आदित्य सर, एक चीज़ मैं ज़रा समझना चाहूँगा, और वो मैं उन तमाम लोगों के हक से ये सवाल पूछ रहा हूँ जो इस तरह की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिनकी नौकरियां जा रही हैं। ख़ासतौर पर अगर इस सेक्टर में देखें, हर सेक्टर में कुछ ऑल्टरनेटिव्स बन जाते हैं। हम मानते हैं कि कोर आईटी सेक्टर में शायद इतने सारे लोगों के लिए जगह ना बने, लेकिन इसके अलावा अगर हम इनके एक तरह के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखें, ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर देखें, तो कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं या ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस तरह की स्किल्स जो हैं वो काम आ सकती हैं? देखिए, जो अभी लेऑफ्स हो रहे हैं उसमें उनमें से आधे लोग सपोर्ट फंक्शन, नॉन बिलेबल फंक्शंस में थे, जैसे कि एचआर, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, फाइनेंस, एडमिन, अकाउंटिंग, ये सब फंक्शंस हो गया। तो इन लोगों के लिए जो सब्स्टिट्यूट अभी अवेलेबल है, थियोरेटिकली स्पीकिंग, कोई भी इंडस्ट्री में ये सब स्किल्स का फिटमेंट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टोटली कंट्री का सिचुएशन को हम सामने रखें तो उनका इंडिविजुअल का जो रिक्वायरमेंट है, शायद कुछ लोग मोबाइल नहीं होंगे, वही सिटी में उनको नौकरियां चाहिए, और जो सैलरी अभी मिल रहा है वही सैलरी के रेंज में या आसपास उनको जॉब मिलनी चाहिए। ये जो सब वेरिएबल्स हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कितना अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा, अभी तो उनको चैलेंजेस तो काफी सारा आएंगे। जब वो ले ऑफ्स होंगे इंडिया में तो उनको चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी सारे हैं, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी स्किल्स के नहीं है, अदर स्किल्स जो कोई भी इंडस्ट्री में काम आ सकता है। और अभी सेकंड पॉइंट, जो टेक्नोलॉजी स्किल्स के लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं या टेस्टिंग में हैं, शायद उनका स्किल लेवल बहुत हाई नहीं है, इसलिए उन लोगों का नाम शायद इसमें ये ले ऑफ लिस्ट में आ गया है। तो उन लोगों को अभी प्रोएक्टिवली स्किल बिल्डिंग करना पड़ेगा। जो स्किल्स अभी डिमांड में हैं, सबको पता है क्या स्किल्स डिमांड में हैं, वो सब स्किल पे उनको अभी स्किल बिल्डिंग करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी सेक्टर और बहुत सारे इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, ये सब इंडस्ट्री में भी अभी काफी सारे डिजिटाइजेशन हो रहे हैं। शायद आपको सैलरीज में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वो सब सेक्टर में हैं। तो स्किल अपग्रेड करने के बाद अभी आपको ढूंढना पड़ेगा डिफरेंट सेक्टर्स, ये सब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। और फाइनली अभी ऐसे कुछ मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जॉब्स मार्केट में नहीं है, ऐसा नहीं है, सिचुएशन इतना खराब नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हायरिंग हो रहा है, तो किसी को उस सेक्टर में भी एक्सप्लोर करना हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरे मानने में ये सब 3 ब्रॉड रेंज है। और फाइनली द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स entrepreneurship, that one can try to become a gig worker, freelancer, और अपना कुछ संस्था वो कोई सेटअप कर सकता है। बहुत सारे अभी इंडिया में इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी डेवलप हो चुका है, तो सीड फंडिंग, एंजल फंडिंग, ये सब मिल रहे हैं। तो किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो एक अच्छा स्टार्टअप भी बनाने का अभी सोच सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और यही हम समझना चाह रहे थे कि भारत पर जो असर है वो तो हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ठीक है कि कहीं ले ऑफ्स हो रहे हैं, उनमें भारत के भी कोई वर्कफोर्स ज़रूर होगा, लेकिन ये एक ऐसा संकट नहीं है जिसको लेकर हम ऐसा सोच रहे हैं कि नौकरियां जा रही हैं या भारत में स्थितियां बहुत विकट हैं। क्योंकि ऑर्डर बुक को देख लें, चाहे आगे के 10 साल के हम एक ओवरव्यू को देख रहे हैं, तो कहीं से भी कोई नेगेटिविटी खास नज़र नहीं आ रही। शांतनु सर, ये जो रीबैलेंसिंग है या जो रीस्ट्रक्चरिंग है, ये क्या कोविड में जो हमारा डिजिटल एक्सपोजर बढ़ा और
ऑलमोस्ट हर बिजनेस, चाहे एडटेक हो चाहे बाकी इसके पहलू हो, सभी में जो है बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हर किसी को जो है वो डिजिटल सपोर्ट चाहिए था। तो क्या इस वजह से इस तरह का हम रीबैलेंसिंग देख रहे हैं या कोई और वजह है? तो प्रशांत जी, आपका सोचना सही है। कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज में। दो तरह से इस चीज को देखें। एक तो कोविड ने वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डिजिटलाइजेशन को 10 साल से प्रीपोन कर दिया। हर एक इंडस्ट्री डिजिटलाइज हो रही थी, हर एक इंडस्ट्री की डिजिटलाइजेशन में काफी तेजी आ गई थी। तो लोगों ने इस डिजिटलाइजेशन के स्पीड के को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने टीम्स बिल्ड करना चालू किए। इस तरह से एक तो वो इम्पैक्ट था। दूसरा इम्पैक्ट ये था कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफी सारे जो उनके जो फिस्कल पॉलिसीज के देखा जाए तो उससे वहां पर काफी इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन यूएस में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बहुत जल्द दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होने लग गया, जिसके चक्कर में जो वहां पर जो धीरे धीरे मंदी आने लगी और एक रिसेशनरी प्रेशर जिसको कह रहे हैं हम, वो आने का शंका दिखने लग गया। अब लोग थोड़ा डिफेंसिव हो गए। मुझे लगता है इस समय आईटी इंडस्ट्री थोड़ा डिफेंसिव खेल रही है, बैकफुट पे खेल रही है। अभी तक रिसेशन आया नहीं है, शायद आएगा भी नहीं, लेकिन वो एक स्टेप पीछे ले रही है। उनका कहना है कि अगर हमने कुछ एक्सेस हायरिंग की थी, उन्हें कम करने की जरूरत है, कॉस्ट पे कंट्रोल करने की जरूरत है। जिस स्पीड से हमने सोचा था कि ये डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, शायद उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा तो श्योर। तो उन्होंने एक अब, और उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि जब यूएस में एक रिसेशनरी प्रेशर रहेगा तो वहां के फंड्स आने कम हो जाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट के फंड्स, पी के फंड्स इंडिया में फ्लो कम होंगे, जिसके कारण ये जो एक फंडिंग विंटर की बात कर रहे हैं हम, वो आने चालू हो जाएगा, जिससे बर्न मॉडल ऑफ बिजनेसेस नहीं चलेगी। बिजनेसेस को अपनी प्रॉफिट्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट पे कंट्रोल लाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेसिव हायरिंग जो उन्होंने किया था उसको अभी रीबैलेंस कर रही है। तो उन्होंने कुछ गलतियां तो डेफिनेटली की थी उस समय, वो अभी बैलेंस हो रही है। आई थिंक बिजनेसेस और स्ट्रांग बन रही है और अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए तैयार हो रही है। ये एक पासिंग शावर है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, एक फेज है जिसमें एक तरह की जो हमें जो तस्वीर नज़र आती है वो कई बार हमें थोड़ी सी नकारात्मक लगती है, लेकिन कई बार वो कहते हैं कि बड़े उछाल के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जिन एक बड़ा नंबर है, 19,000 लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसमें जो कंपनी की ओर से रुख साफ किया गया है कि इनमें बहुत बड़े जो संख्या है वो नॉन बिलेबल जो वर्कफोर्स है वो है। तो इसके अलावा कंपनी ने क्यों ये कदम रखा उसके बारे में बताया। लेकिन भारत पर जो हमारी इस चर्चा का निचोड़ है, भारत पर या भारत के आईटी सेक्टर पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। नौकरियां और मौके अपार हैं। कई जगह आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको अपनी स्किल जो है वो वक्त के साथ और ज़्यादा बेहतर करनी है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया दायरा है, वहाँ पे भी तमाम संभावनाएं अब धीरे धीरे खुल रही हैं। एक दरवाज़ा अगर कहीं से बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। और भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया में डिमांड है। खुद भारत में भी जिस तरह से कंपनियां निवेश कर रही हैं, उस लिहाज से भी मौके आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शांतनु सर, आदित्य सर, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अपने दूसरे मुद्दे का, जिसे आज हमने स्वदेश आर में आपके लिए चर्चा के लिए चुना है।